नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को बनाकर लोगों का ध्यान खींचना चाहती है। हालांकि जमीनी स्तर पर लोगों में उत्साह न दिखने से वो परेशान भी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यहां तक कि राष्ट्रीय नेताओं मंत्रियों के द्वारा की जा रही रैलियों में जनता नहीं जुट पा रही है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार कुछ राष्ट्रीय स्तर की बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी अपने काडर को ये समझा नहीं पा रही है कि प्रदेश का चुनाव बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के क्यों लड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि वसुंधरा को सीएम फेस बनाने की उम्मीद करने वाले नेता अभी तक इस बात पर नहीं सहमत हुए हैं कि सामूहिक नेतृत्व से ही चुनाव लड़ा जाए, वो भी ऐसे समय जहां कांग्रेस के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। राजस्थान में भाजपा प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बागी विधायकों को तवज्जो देने के मूड में नहीं दिख रही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल को सस्पेंड कर बीजेपी ने कड़ा संदेश दे दिया है। बता दें, 89 वर्षीय कैलाश मेघवाल 6 बार विधायक और 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वो 2003 में केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे। पार्टी सूत्रों के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा है कि कैलाश मेघवाल के नाम पर इस बार टिकट के लिए विचार किए जाने की संभावना नहीं है और वो काफी समय से पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य भाजपा नेता और सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास भी पार्टी के जांच के दायरे में हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की थी और उनकी तुलना पुराने राजाओं से की थी। बता दें, 5 बार के विधायक व्यास पहले भी गहलोत की तारीफ करती रही हैं और उनसे मिलते रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में मीडिया कर्मियों से कहा कि एक बार जब लोग बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो वो एक बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने अपने विधायकों को कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ या कांग्रेस के पक्ष में बोलते सावधानी बरतें, क्योंकि ये टिकट कटने का कारण बन सकता है। बता दें, कैलाश मेघवाल पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी का नेतृत्व वसुंधरा राजे के गुट को चुन चुनकर निशाना बना रहा है और खत्म कर रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान में बीजेपी गुटों में बटी हुई है और यह बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तमिलनाडु की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ और अब आज 18 सितंबर को एआईएडीएमके ने ऐलान कर दिया है कि वो भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ चुकी है। एआईएडीएमके ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वो दिवंगत मुख्यमंत्री और अपने अन्य नेताओं का अपमान सहन नहीं कर सकती। कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने द्रविड़ आंदोलन के नेता और तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुराई को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। इसके बाद एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने कहा कि उनकी पार्टी शेरों का झुंड है और अन्नामलाई एक छोटी सी लोमड़ी। उन्होंने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ें, नोटा से भी ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। उनके पास क्या योग्यता है कि वो पेरियार, एमजीआर, अम्मा या हमारे नेता जैसे नेताओं के ऊपर टिप्पणी करें। हमने उन्हें कई चेतावनियां दी मगर वो नहीं माने और अब हमारा कैडर चुप नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को खुद वोट के लिए किसी पार्टी के शरण में जाने की जरूरत है। उनका यहाँ कोई बेस नहीं है, वो बेकार सामान हैं। तमिलनाडु में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के एआईएडीएमके के फैसले पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने तंज कसा है। चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जब भी किसी ने इंडिया को तोड़ने की कोशिश की वो खुद टूटकर बिखर गया। आज भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन तो कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, मगर अफसोस कि दूसरों के घरों में पत्थर मारने वाले एनडीए अपना घर ही नहीं बचा पाया। बता दें कि आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल है। गुजरात के कांग्रेस समर्थित नेता जिग्नेश मेवाणी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाने और उन्हें जनता के मसीहा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भाजपा सरकार में कुछ मूर्खों के समूह ने कल आसपास के इलाकों में बिना किसी पूर्व चेतावनी के नर्मदा बांध के द्वार खोलने का फैसला किया, जिसके कारण एक साथ 18 लाख क्यूसेक पानी आम लोगों के जीवन में दुख और तबाही ला गया। उन्होंने कहा कि केवल एक आदमी की भगवान की छवि पेश करने के लिए नर्मदा, वडोदरा और भरूच जिले में 10,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। उनकी जान जोखिम में डाल दी गई, आजीविका और घर नष्ट कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि बहुप्रचारित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आज बाढ़ की चपेट में है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राज्य मशीनरी खोखली है और उसमें कल्पना शक्ति का अभाव है। ये मानवता के खिलाफ किसी अपराध से कम नहीं है। बता दें, गुजरात में भरूच और अंकलेश्वर स्टेशनों के बीच खतरे के निशान से पानी ऊपर बह रहा है, जिसके कारण ट्रेन तक को रोकना पड़ा। हालांकि अब रेलवे ने कहा है कि नर्मदा नदी का जलस्तर घटने के बाद मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर ट्रेन यातायात लगभग
12 घंटे बाद सोमवार दोपहर के आसपास फिर से शुरू हो गया। रामचरितमानस पर अपने विवादित बयानों से चर्चा में आए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अब यह दावा किया है कि भगवान राम उनके सपने में आए थे। समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में चंद्रशेखर कह रहे हैं, हमको भगवान राम जी सपना दिए, हमको बोले देखो चंद्रशेखर, हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तुम हमको बाजार में बिकने से बचा लो। चंद्रशेखर ने अपने पहले के विवादित बयानों से इस सपने को जोड़ते हुए कहा, इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक्स्ट्रा कुछ लाते हैं सामने। बता दें, इससे पहले हाल ही में वो रामचरितमानस की चौपाइयों की तुलना पोटेशियम साइनाइड से भी कर चुके हैं। मौजूदा संसद भवन अब पुराना संसद भवन बन गया है। इस ऐतिहासिक इमारत में सोमवार को शुरू हुआ विशेष सत्र दिन भर चली चर्चा के बाद स्थगित कर दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार संसद के निचले सदन लोकसभा की कार्यवाही अब मंगलवार को संसद के नए भवन में बने लोकसभा कक्ष में दोपहर बाद 1:15 पर शुरू होगी। वहीं संसद के उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को संसद के नए भवन में बने राज्यसभा कक्ष में दोपहर बाद 2:15 पर शुरू होगी। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक लगभग 1.25 घंटे बाद खत्म हो गई। हालांकि हर बैठक के बाद होने वाली प्रेस ब्रीफिंग फिलहाल नहीं हुई है। ऐसे में संसद के विशेष सत्र के मुद्दों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ये बैठक संसद भवन एनेक्सी में शाम 6:30 बजे शुरू हुई थी। पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बैठक में कुछ बड़ा और खास फैसला लिया जा सकता है। वैसे जब से संसद के विशेष सत्र का ऐलान हुआ है, तब से इस सत्र के एजेंडे को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अमूमन कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है, लेकिन ये बैठक सोमवार को हो रही है। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को शुरू हो गया। संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद करने का समय है, रोने धोने का समय नहीं है। संसद की पुरानी बिल्डिंग खून पसीने से बनी है। हम अपने अतीत को याद करें, हमारा गौरव साझा है। संसद में बोलते हुए आज पीएम मोदी ने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम लेकर उन्हें और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, यह वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन में देखा था। उन्होंने कहा, पंडित नेहरू, शास्त्री से लेकर अटल, मनमोहन सिंह तक कई नाम हैं जिन्होंने इस सदन को नेतृत्व किया। सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है। देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया और पुरुषार्थ किया है। आज उन सब का गौरवगान करने का अवसर है। संसद में पीएम मोदी के बोलने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इशारों में पीएम मोदी की कई बातों का जवाब दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने याद किया कि कैसे जब पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू अपने भाषण के दौरान समय सीमा से आगे बढ़ जाते थे तो स्पीकर घंटी बजाते थे। उन्होंने उस समय भारत के लिए नेहरू के योगदान की ओर ध्यान दिलाया जब देश भारत पाकिस्तान विभाजन, गरीबी और अन्य चुनौतियों के दुष्परिणामों से जूझ रहा था। अधीर रंजन ने कहा, पंडित नेहरू ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र कई गुणों की मांग करता है। ये क्षमता, कार्य के प्रति समर्पण और आत्मानुशासन की मांग करता है। हालांकि उन्हें संसद में भारी बहुमत प्राप्त था, लेकिन वो विपक्ष की आवाज़ सुनने में थकते नहीं थे। उन्होंने कभी भी विपक्ष का मजाक नहीं उड़ाया या प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान नहीं भटकाया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चंद्रयान को लेकर चर्चा चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में परमाणु अनुसंधान समिति का गठन किया गया। वहीं से हम आगे बढ़े और 1964 में इसरो का विकास किया। आज हम इसरो को क्या कहेंगे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नहीं तो क्या कहेंगे? ये भारत इंडिया का मुद्दा कहां से उठ गया? उधर राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अपनी राजनीति करने का तरीका बदलें। हम नई संसद में जा रहे हैं, अगर राजनीति का तरीका नहीं बदला तो कुछ भी नया नहीं होगा। खड़गे ने सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू जी का मानना था कि इस बदलाव के दौर में हमें तेजी से काम करना होगा। नेहरू जी अपने समय सबको साथ लेकर चलते थे। उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में सबसे योग्य लोगों को शामिल किया था। उनकी कैबिनेट में ऐसे भी 5 लोग शामिल थे जो कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन मोदी सरकार तो हमारा साया भी नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बहुत सी बातें नेहरू जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन कभी ये भी बोलते कि नेहरू जी में कितना बड़प्पन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज का मंत्री बनाया था। लेकिन मौजूदा सरकार विपक्ष में आए दिन ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके कमजोर कर रही है। अगर कोई विपक्ष मजबूत है भी तो तुरंत उसको लेना, भाजपा की वॉशिंग मशीन में डालना और खत्म कर देना।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हम बहुत दिनों से महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय राज्यसभा में 10% महिला और लोकसभा में 14% महिला सांसद हैं। वहीं विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में केवल 5% महिलाएं सांसद थीं, लेकिन 70 साल बाद भी यह आंकड़ा 14 से 15% के अंदर ही है। कांग्रेस ने कहा कि आधी आबादी को पूरा हक देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिलाओं की सार्थक भागीदारी और साझी जिम्मेदारी का महत्व समझती है, इसलिए कांग्रेस के लिए महिला सशक्तिकरण महज कोई चुनावी शब्द नहीं, एक दृढ़ निश्चय रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विधानसभा के स्पीकर को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि स्पीकर को उचित समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। शिकायत यह है कि 4 महीने बीत जाने के बावजूद स्पीकर ने निर्णय के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद स्पीकर ने अब तक विधायकों को अयोग्यता पर कोई निर्णय नहीं लिया। कोर्ट ने स्पीकर को सुनवाई के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है और इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 2 हफ्ते बाद का समय तय किया है। इसके साथ ही सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा। 11 मई को कई महीने बीत चुके हैं और अब तक केवल नोटिस जारी किया गया है। बता दें, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई है, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्हें इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी रिट याचिका वापस ले ली है और अब वो इस ईडी के समन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन को रद्द करने की मांग के साथ ही पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 63 की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 18 सितंबर को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी को राहत देते हुए कहा कि उसने पहले ही अपनी जांच पूरी कर ली है और ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, इसलिए अब उसे भंग किया जाता है। अदालत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो एसआईटी फिर से बनाई जा सकती है। मामला 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा की घटना से जुड़ा है, जिसमें लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 26 सितंबर तक बढ़ा दी थी, जो मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पैनल पर एक याचिका के जरिए सवाल उठाया गया है। मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट नया जांच पैनल नियुक्त करे। इंडिया टुडे और अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पैनल के सदस्यों और अडानी समूह में हितों का टकराव है। बता दें, अडानी समूह के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच के दौरान भी हितों के टकराव का मामला उठा था। हितों के टकराव का अर्थ ये है कि पैनल के सदस्य किसी न किसी रूप में अतीत में या वर्तमान में अडानी समूह से जुड़े रहे हों। इंडिया टुडे के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि पैनल के सदस्य उद्योगपति ओपी भट्ट ग्रीनको ग्रुप के चेयरमैन हैं और गौतम अडानी के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी तरह बैंकर केवी कामत एक बैंक धोखाधड़ी मामले का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बही खातों पर सीएजी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इसने कर्ज की राशि को बही खातों में दिखाने में हेरफेर किए जाने से लेकर रुपए प्राप्ति और खर्च में अंतर, नियमों की अनदेखी कर पब्लिक फंड का पैसा चालू खाते में रखने तक की रिपोर्ट दी है। इसने कहा है कि जिस मकसद से लेवी और उपकर लगाकर जनता से पैसे उगाए गए, उसके लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि कैसे मोदी सरकार और उसके लेखाकारों ने सार्वजनिक धन के गुप्त भंडार के रूप में जगह बना ली है। पिछले महीने आई सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार के खातों में कुछ गड़बड़ है। इसने ये भी कहा है कि उस स्थिति को बहुत लंबे समय तक खराब रहने दिया गया और गड़बड़ी को दुरुस्त करने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट संख्या 21 में खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथा शीर्षक वाला 27 पेज का अध्याय केंद्र सरकार के खातों में अपनाए गए तौर तरीकों पर चौंकाता है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सीएजी ने इसमें जो प्रमुख गड़बड़ियां बताई हैं, उनमें कर्ज से जुड़ी रकम से लेकर लेवी और उपकर के रुपए तक शामिल हैं। सरकार के खातों में हेराफेरी विदेशी कर्ज को लेकर शुरू होती है। इसकी गिनती पुराने विनिमय दर पर 4.39 लाख करोड़ रुपए की गई थी।
ये 2003 के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम में दी गई परिभाषा के विपरीत है। इस परिभाषा के अनुसार मौजूदा विनिमय दर पर सरकार विदेशी ऋण का मूल्यांकन करती तो ये बढ़कर 6.58 लाख करोड़ रुपए हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सरकार के खातों में विदेशी ऋण का मूल्य 2.19 लाख करोड़ रुपए कम दिखाया गया। दूसरा, केंद्र द्वारा जुटाए गए लेवी और उपकर के पैसे या तो बेकार पड़े हैं या फिर अन्य दूसरे मकसद के इस्तेमाल किए गए। ये उन शर्तों का उल्लंघन है जिनके तहत उपकर को जुटाया जाता है। ये वो पैसा है जिसने केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। उपकर एक खास मकसद के लिए सरकार द्वारा लगाया गया एक अतिरिक्त कर है और शुरू में भारत के समेकित कोष में रखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार विभाग में भी अनियमितताएं दिखी हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर सरकार को अपने समायोजित सकल राजस्व का 8% राजस्व लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान करते हैं। इसमें से 5% एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यानी USOF को और 3% सामान्य सरकारी खजाने को जाता है। CAG ने पाया कि सरकार ने टेलीकॉम लेवी से 10,376 करोड़ रुपए जुटाए, लेकिन USOF को केवल 8,300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। बाकी कहाँ गए, सरकार ने नहीं बताया। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कुछ चार्टर्ड अकाउंट्स से संपर्क किया, लेकिन वो इस बात पर टिप्पणी करने से कतरा रहे हैं कि सरकार किस तरह अपना हिसाब किताब रखती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।